Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this lecture, we will study about UDHR Part 3. हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में स्टडी किया था UDHR का बैकग्राउंड, UDHR बना कैसे था, उसका ह्यूमन राइट्स क्या थे, ह्यूमन राइट्स इवॉल्व कैसे हुए थे, लीग ऑफ नेशंस कैसे बना था, यूनाइटेड नेशंस कैसे बना था, ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. देन हमने सेकेंड लेक्चर में स्टडी किया था कि UDHR का स्ट्रक्चर क्या है, प्रियम्बल क्या है उसका, और उसके 30 आर्टिकल्स कौन कौन से हैं. ये हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में स्टडी किया था. अब हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे UDHR का लीगल स्टेटस क्या है, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, उसे मॉनिटर कैसे करते हैं. ये UDHR के इस लेक्चर में स्टडी करना है. ओके देन लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. तो UDHR हमें पता है UDHR एक बाइंडिंग ट्रिटी नहीं है, एक जस्ट एक डिक्लेरेशन है जो किसी भी नेशन पे बाइंडिंग नहीं था. तो उसका ओरिजिनल पर्पस था UDHR का कि वो एक मोरल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल प्रिंसिपल सेट करे सारे नेशन के लिए, एक बेस तैयार करे ताकि वो ह्यूमन राइट्स क्या क्या हैं, क्या क्या यूनिवर्सल राइट्स सबको मिलने चाहिए जो अदर कंट्रीज अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में या अपनी कंट्रीज में फॉलो करवा सके, अपने कंट्रीज के सिटीजन को प्रोवाइड करवा सके. ये चीज़ का मेन एम था. अब लीगली बाइंडिंग ट्रिटी ना होने के बाद में भी UDHR ने काफ़ी ज़्यादा मोरल वेट, मतलब होता है कि हम बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेस तैयार किया था अदर कंट्रीज़ के लिए, अदर नेशंस के लिए, ताकि ग्लोबली ह्यूमन राइट्स को फैला सके, इसका एक्सपेंडिचर कर सके, एक्सपेंड कर सके. ये इसका मेन एम था. अब UDHR ने काफ़ी सारे अदर कॉन्स्टिट्यूशंस को, अदर ट्रिटीज़ में भी काफ़ी इन्फ्लुएंस दिया था. अब हमारा मेन जो ट्रिटी हुई थी दो, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. हमारी 2 मेन ट्रीटी हुई थी, ICCPR और एक हुई थी ICESCR. इसमें ये था ICCPR जो थी वो हमारी थी इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो 1966 में हुई थी. और ICESCR जो थी इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जो 1966 में हुई थी. और UDHR, ICCPR और ICESCR, इन तीनों को मिला के हमने बोला था इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स. ये मेन ट्रीटीज में इसका UDHR काफ़ी मेन रोल था इसमें. अब इन ट्रीटीज के अलावा भी UDHR ने काफ़ी अदर ट्रीटीज में, अदर कन्वेंशंस में भी मेन रोल प्ले किया था, उसे एज अ बेस वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए. इसमें हमारी कुछ आती हैं ECHR, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जो 1950 में बनी थी. सिमिलरली एक और आती है अमेरिकन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये 1969 में हुई थी. ये ट्रीटीज भी थी, ये भी इसका भी बेस जो था UDHR के प्रिंसिपल्स थे. इवन उसने कुछ ट्रीटीज जो थी जो स्पेशली इश्यूज पे होती है, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है जो मेनली पहले अमेरिका में होता है ब्लैक एंड वाइट के बीच में, इवन वुमेन के राइट्स पर, चिल्ड्रन के राइट्स पर, इनके ऊपर भी जो ट्रीटीज हुई थी उनमें भी काफ़ी मेन रोल प्ले किया था. ये तो उसका बेस था कि UDHR ने क्या इन्फ्लुएंस प्ले किया था, इन्फ्लुएंस क्या था इसका अदर ट्रीटीज पर और अदर कॉन्स्टिट्यूशंस पर. अब नेक्स्ट, अब हम UDHR का नेशनल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं. UDHR का नेशनल इम्प्लीमेंटेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क आता है. इसमें था कि UDHR के प्रिंसिपल्स को काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया था, उसके यूज़ किया था अपने डोमेस्टिक लॉज को, ह्यूमन राइट्स के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व करने के लिए. इवन कुछ कोड्स जो हैं वो भी UDHR के प्रिंसिपल्स को एज अ बेस यूज करते हैं अपने डोमेस्टिक या ह्यूमन राइट्स लॉ, ह्यूमन राइट्स के लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए. अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन लीगल फ्रेमवर्क था. अब नेशनल इम्प्लीमेंटेशन में इसकी गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं. अब गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है UDHR को प्रमोट करने के लिए. अब इसमें बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिविजुअल की राइट्स को रेस्पेक्ट करें, प्रोटेक्ट करें और ह्यूमन राइट्स को अपनी टेरिटरी में फुलफिल करने के लिए स्टेप्स भी उठाएं. इसमें स्टेप्स हो सकते हैं कि लेजिस्लेशन को इन्वॉल्व करें उसमें और कुछ लॉज पास करवाएं, जैसे एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ हो गया कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों में जो भेदभाव होता है उसे भेदभाव ना करें, और ये एक लॉ एग्जाम्पल में हम कंसिडर कर सकते हैं एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ. अब नेक्स्ट आता है कि ह्यूमन राइट्स के कुछ हम इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करवा सकते हैं, जैसे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, या हम कुछ ऑफिस बोल सकते हैं खुलवा सकते हैं या फिर स्टैब्लिश करवा सकते हैं
जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सुने और सॉल्व करने में गवर्नमेंट की हेल्प करे। इवन हम पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हैं, लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, ताकि उनको पता चले कि उनको कौन कौन से राइट्स गवर्नमेंट से मिले हुए हैं और उनको कैसे कैसे उनका लाभ उठा सकते हैं वो। और इवन हम इसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स को ह्यूमन राइट्स क्या है, इंसिडेंट्स को इन्फॉर्म करें कि राइट्स को कैसे कैसे मिले हुए हैं, कहाँ से मिले हुए हैं और उनको एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। ये सब कैसे होगा, एजुकेशन के थ्रू और पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू। तो ये नेशनल इम्प्लीमेंटेशन था। इवन नेशनल इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट का रोल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लीगल फ्रेमवर्क का रोल हो गया, अब कुछ सिविल सोसाइटी का भी रोल होता है। अब सिविल सोसाइटी के रोल में हमारे एनजीओ आते हैं, नेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनली कई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स आते हैं जो ह्यूमन राइट्स के वॉल्यूशन जो हो रहा है उसको मॉनिटर करते हैं, ध्यान रखते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में। इवन ये एनजीओ जो होते हैं, कम्युनिटीज होती है, कुछ इंटरनेशनल बॉडीज के साथ में भी वर्क करती हैं कि उनको रिपोर्ट करने के लिए कि क्या वॉयलेशन हो रहा है, कहाँ पर विक्टिम्स हैं, कौन से विक्टिम्स को सपोर्ट करना चाहिए उनको जस्टिस प्रोवाइड करवाने में। ये एनजीओ और कम्युनिटी ग्रुप्स जो है लोगों की हेल्प करने के लिए ये काम करते हैं। हमने देखा नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन लीगल फ्रेमवर्क क्या है, इसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का रोल क्या है, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी क्या है। अब हम देखेंगे कि इंटरनेशनली इसे मॉनिटर कैसे किया जाता है, इसे एनफोर्समेंट कैसे, इसका लागू कैसे किया जाता है। यूएन की भी कुछ मैकेनिज्म है ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, कि इसमें आता है ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कि मेन यूएन जो बॉडी है वो प्रमोट करती है कि ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रमोट करना है और उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है ग्लोबली। इवन इसने एक ये भी रखा हुआ है यूपीआर का, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। इसमें जो है हर मेंबर, यूएन का जो भी मेंबर है, मेंबर स्टेट है, उसमें ह्यूमन राइट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रिव्यू किया जाता है कि उनको वहां पर कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, कैसे कैसे लोग विक्टिम्स हैं, कितने लोग विक्टिम्स हैं इसके वायलेशन के, और वहां पर कितने लोगों के कैसे कैसे राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कौन से राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, कौन सा राइट्स अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, रिकॉर्ड पूरा रिव्यू किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि ह्यूमन कमिश्नर का ऑफिस भी होता है ह्यूमन राइट्स के लिए। इसमें अब ह्यूमन कमिश्नर ऑफिस जो है उसमें क्या होता है कि वो लीड करता है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो ग्लोबली ह्यूमन राइट्स के क्या क्या एफर्ट्स लग रहे हैं, यूएन बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है और फील्ड, जिसे बोलते हैं फील्ड स्टडी कंडक्ट करता है, फील्ड मिशन कंडक्ट करता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कहाँ कहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एलिगेशन लगे हैं ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के, ये ऑफिस में काम होता है। इवन कुछ ट्रिटीज भी होती हैं, इंटरनेशनल कोर्ट से ट्रिब्यूनल्स भी बने हुए हैं इसको मॉनिटर करने के लिए। अब देखते हैं हम, अब कुछ बॉडीज बनी हुई हैं जो ट्रिटीज हुई थी हमारी, जो मेजर ट्रिटीज हुई थी यूडीएचआर के साथ में, उनको मॉनिटर करने के लिए कि वहां पर ह्यूमन राइट्स जो है कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कौन कौन से वायलेशन हो रहे हैं वहां पर, उनको मॉनिटर करने के लिए। जैसे आईसीसीपीआर को मॉनिटर करने की कमेटी बनी हुई है ह्यूमन राइट्स कमेटी, आईसीईएससीआर को मॉनिटर करने के लिए बनी हुई है कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये ट्रिटीज मॉनिटर करती है कि कौन कौन से ह्यूमन राइट्स लोगों को मिले हुए हैं, कौन से वायलेट हो रहे हैं, लोग कौन कौन से इश्यूज फेस कर रहे हैं, ये सब मॉनिटर करने का काम होता है इन कमिटीज का। अब कुछ इंटरनेशनल कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स भी रोल प्ले करते हैं इसमें। अगर सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, लाइक ये बोल सकते हैं कि कहीं पर वॉर हो रही है, तो वहां पे जो लोगों के राइट्स वायलेट होते हैं उसका काम देखना। इवन जीनोसाइड हो रहा है, काफी लोगों को मारा जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पर, हम बोल सकते हैं कि रिलीजन के बेस पर या किसी और डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर लोगों को मारा जा रहा है, उनके राइट्स को बोल सकते छीना जा रहा है, तो उस वाले केस में, या बोल सकते हैं कुछ भी ऐसा एक्ट हो रहे हैं जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, तो उन केसेस में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी अपना रोल प्ले करती है और वहां पर उनको उन मैटर्स पर पनिशमेंट भी देती है, क्या एक्शन ले सकते हैं वो डिसाइड करती है आईसीसी। अब इंटरनेशनल कोर्ट के अलावा कुछ रीजनल कोर्ट्स और कमीशंस भी हैं जो इसमें अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे यूरोपियन कोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स, अफ्रीकन कमीशन या कोर्ट बोल सकते हैं ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट, द इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स। ये कुछ राइट्स कोर्ट है जो अपना रोल, एडिशनल रोल प्ले करते हैं ह्यूमन राइट्स के इन्फोर्समेंट में, उसको प्रोटेक्ट करने में और उसको मॉनिटर करने में। हमने देखा कि मॉनिटरेशन कैसे हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, अब चैलेंजेस की बात करते हैं।
अब यूडीएचआर के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने में या फिर ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। उसमें से पहला चैलेंज है स्टेट सोवरेनिटी वर्सेस इंटरनेशनल ओवरसाइट। इसमें है कि जब इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन या फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसे बाहर से एक्सटर्नली मॉनिटर करती है अदर नेशन को, तो वो समझते हैं कि उनकी सोवरेनिटी के अगेंस्ट है। उन्हें लगता है कि उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है, और यही सब उसके क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स के इन्फोर्समेंट को और ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। ये पहला पॉइंट था। सेकेंड आता है रिसोर्स एंड कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स। अब कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज के पास इशू नहीं आते हैं सब चीज़ के, बट कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें इश्यूज आते हैं कि वो कुछ रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाने में लोगों को वो फुलफिल कंप्लीटली प्रोवाइड नहीं करवा सकती है। जैसे होता है लीगल एड प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है लोगों को, या फिर कोर्ट्स की ट्रेनिंग की, प्रॉपर हेल्थ इश्यूज, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हैं, या प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हैं। तो ये उनका डेवलपिंग कंट्रीज जो है ये इश्यूज फेस करती है रिसोर्स इम्प्लीमेंटेशन, रिसोर्स को प्रोवाइड करवाने में। तो ये भी उनकी ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में एक चैलेंज क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल विल। अब कुछ गवर्नमेंट होती है जो नेशनल सिक्योरिटी को या इकोनॉमिक कंसर्न्स को अपने ह्यूमन राइट्स से ऊपर रखती है, ताकि वो सेलेक्ट कर लेती है कुछ कुछ ह्यूमन राइट्स को जो है एनफोर्स करवा रहे हैं कि उनको कौन से राइट्स उनको इम्प्लीमेंट करने हैं, कौन से राइट्स उनको इम्प्लीमेंट नहीं करने हैं। ये उनके अकॉर्डिंग चलता है, और वो सोचते हैं कि इनका उनके मेन अकॉर्डिंग होता है कि इनकी नेशनल सिक्योरिटी मैटर करती है, पॉलिटिकल इशूज ज़्यादा मैटर करते हैं उनके, और उनके क्या कहते हैं इकोनॉमिक कंसर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट्स से। तो ये हमारा एक चैलेंज हो जाता है। एक आता है कल्चरल रेटिव। इसमें आता है कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं अलग अलग जगहों में, तो उससे डिफ्रेंशिएशन क्रिएट होता है कि यूनिवर्सल टर्म आता है कि यूनिवर्सली सबको एक राइट्स मिले हुए हैं। तो डिफरेंट कल्चर के लोगों को डिफरेंट डिफरेंट राइट्स के अकॉर्डिंग, उनके राइट्स के अकॉर्डिंग, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग कुछ राइट्स मुझे लगता है वो ठीक नहीं है, उनको प्रोवाइड नहीं करवाना चाहिए। तो कल्चरल रेटिज्म भी एक इशू बन जाता है इसके ह्यूमन राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन में। अब आता है लैक ऑफ बाइंडिंग फोर्स फॉर द यूडीएचआर। अब यूडीएचआर एक बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, तो वो इफेक्टिवली प्रेशर भी क्रिएट नहीं करती है अदर सोवरेन स्टेट्स पर कि वो उसे इफेक्टिवली प्रमोट करें, इम्प्लीमेंट करें अपने नेशन में, और उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, अपने राइट्स प्रोवाइड करवाएं, ये राइट्स प्रोवाइड करवाएं सारे नेशन में इंडिविजुअल्स को। तो यूडीएचआर एक ट्रीटी ना होने की वजह से लोगों को, तो लीगल राइट्स बाइंडिंग ना होने की वजह से फिर डोमेस्टिक लॉज में वो बाइंडिंग नहीं करवा, इन्फोर्स नहीं करवा पाता है इजीली, और उसको ट्रीटीज को बाइंडिंगली फोर्स नहीं करता है इफेक्टिव प्रोटेक्शन के लिए, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए अदर ट्रीटीज को भी। तो यूडीएचआर का एक ये इशू बन जाता है, एक चैलेंज बन जाता है इसके इम्प्लीमेंटेशन में। अब हमने इस लेक्चर में देखा कि चैलेंजेस क्या है इसके, नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट का, एनजीओज का और सिविल सोसाइटीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशंस का, इनका रोल क्या था इसके इम्प्लीमेंटेशन में। इवन हमने देखा कि उसको मॉनिटर कैसे करते हैं इस लेक्चर में। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है यूडीएचआर की, प्रेजेंट टाइम में यूडीएचआर कहाँ पे यूज आ रहा है, उसको इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंज आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।